Hello, students. Have you ever wondered how a small wound or a rusty nail can turn deadly? Yes, that's because of tetanus, a silent killer that locks your body with painful spasms. In this video, let's understand how this dangerous disease spreads, affects our nerves, and most importantly, how we can prevent it. So, you are watching Science Quest with NKT. Let's unlock the mystery behind lockjaw. So the topic of this video is tetanus, also known as lockjaw. So introduction. Tetanus, commonly called lockjaw, is a life-threatening bacterial disease that affects the nervous system, leading to severe muscle stiffness and spasms. टेटनस, जिसको हम लॉकजॉ भी कहते हैं, मतलब जॉ जो है हमारा जबड़ा वो लॉक हो चुका है. सो टेटनस इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल डिजीज़. ये एक जानलेवा बैक्टीरियल डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से जो हमारे मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऐंठन, बहुत ज़्यादा अकड़न आ जाती है. इट इज़ कॉज्ड बाय अ टॉक्सिन रिलीज्ड बाय द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई. क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई ही वो बैक्टीरिया है जो टेटनस कॉज करता है. इट इज़ प्रिवेंटेबल थ्रू वैक्सीनेशन. टेटनस जो है वो प्रिवेंटेबल है, लेकिन किसके थ्रू? ओनली वैक्सीनेशन के थ्रू. अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेटिव एजेंट ऑफ टेटनस. फीचर्स देखते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन. नाम क्या है बैक्टीरिया का जो टेटनस कॉज करता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई. टाइप कैसा है? एनएरोबिक है, कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन. एनएरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं. शेप कैसा होता है इनका? रॉड शेप्ड होते हैं. स्पेशल फीचर क्या देखने को मिलता है? दे फॉर्म्स टर्मिनल स्पोर्स विच गिव्स ड्रम स्टिक अपीयरेंस. टर्मिनल स्पोर्स होते क्या हैं? टर्मिनल स्पोर्स जो हैं आपके, दे आर द बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स दैट आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स. बैक्टीरियल सेल्स के एंड में जो एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम टर्मिनल स्पोर्स कहते हैं, जो ड्रम स्टिक अपीयरेंस देते हैं. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉक्सिन कौन सा रिलीज होता है. तो टॉक्सिन है आपका टेटेनोस्पैज्मिन, विच इज़ अ पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन, जो एक बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है जो हमारे नर्वस सिस्टम को सीधा अफेक्ट करता है, और ये आपका प्रोड्यूस होता है बाय द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई. बात करते हैं इस बैक्टीरिया के हैबिटाट या सोर्स की. तो दे आर फाउंड इन सॉइल, डस्ट, एनिमल डंग, रस्टेड टूल्स, नेल्स. इस मिट्टी में मिल जाएंगे, डस्ट में मिल जाएंगे, धूल में, एनिमल डंग में, गोबर वगैरह में मिल जाएंगे, या जंग खाए हुए कोई टूल या फिर नेल्स में. देयर स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर ईयर्स. इनके जो स्पोर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है, वो बहुत ही हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत लंबे सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं. रस्टेड मेटल इजंट द कॉज, इट्स द डर्ट एंड स्पोर्स ऑन इट. रस्टेड मेटल जो हैं, जंग खाए हुए जो मेटल होते हैं, वो कारण नहीं है टिटनेस होने का, बल्कि कारण क्या है? डर्ट और स्पोर्स. जो बैक्टीरियल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस रस्टेड मेटल पे, वो मेन कारण होते हैं. आगे चलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, स्प्रेड कैसे होते हैं? थ्रू कट्स, बॉडी में कहीं कट लग जाए. डीप पंक्चर वुंड्स, किसी बहुत ही ज़्यादा नुकीली चीज़ से बॉडी में घाव हो जाए. बर्न्स, जल जाए, या फिर एनिमल बाइट्स के थ्रू कोई एनिमल काट ले. इट इज़ नॉट कंटेजियस, मतलब डजंट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है. कॉमन कहाँ पे होता है? कॉमन इन अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स और अनहाइजीनिक बर्थ कंडीशंस. ये ऐसे लोगों में होता है, होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसके, जो अनवैक्सीनेटेड होते हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है टेटनस का, या फिर अनहाइजीनिक बर्थ कंडीशन जहाँ पे होगी, जहाँ पे
बच्चे का जन्म हो रहा होगा, अगर वो कंडीशन अनहाइजेनिक है, स्टेरलाइज्ड है, तो वहाँ पे आपका नियोनेटल टिटनस होने का खतरा होता है। नियोनेटल मीन्स न्यूबॉर्न में जो टिटनस हो जाए। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस, यानी कि काम कैसे करता है टिटनस आपका। वंस इनसाइड द वूंड, एक बार बैक्टीरिया अगर चोट के अंदर पहुंच जाए, वूंड के अंदर पहुंच जाए, तो स्पोर्स जर्मिनेट इन लो ऑक्सीजन कंडीशंस। वूंड में स्पोर्स का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वहाँ पे लो ऑक्सीजन कंडीशन ही क्यों ना हो। बैक्टीरिया रिलीज अ पावरफुल टॉक्सिन कॉल्ड टेटेनोस्पैज्मिन, और बैक्टीरिया वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है टेटेनोस्पैज्मिन। दिस टॉक्सिन स्प्रेड्स टू द नर्वस सिस्टम, ये टॉक्सिन हमारा नर्वस सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है। इट ब्लॉक्स इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स ड्यू टू विच मसल्स कैन नॉट रिलैक्स। अभी आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ न्यूरॉन फायरिंग एन एक्शन पोटेंशियल। जो न्यूरॉन है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं कर पाएगा, विच इज़ एसेंशियली कामिंग द नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए ज़रूरी है। तो मसल्स जो हैं आपके, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है तो वो अब रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, वो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में ही रह जाएंगे। दिस लीड्स टू कंटिन्यूअस मसल स्पैजम्स एंड स्टिफनेस। इसकी वजह से मसल्स में जो है वो एक अकड़न, एक ऐंठन हो जाएगा, और मसल्स आपके कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहेंगे। एक बार फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ कि जो आपका टेटनस है, टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। अर्ली साइन क्या देखने को मिल सकते हैं? स्टिफ जॉ, जॉ जो है यानी कि जबड़ा वो स्टिफ हो जाए। नेक स्टिफनेस देखने को मिल सकता है, गर्दन में स्टिफनेस हो जाए। डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग, कुछ भी स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो। माइल्ड मसल रिजिडिटी, मसल्स जो हैं उसमें रिजिडिटी डेवलप हो जाए। अब सीवियर सिम्टम्स क्या हैं जो ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं? नंबर 1, पेनफुल मसल स्पैजम्स, स्पेशली बैक एंड चेस्ट। मसल स्पैजम होगा वो भी बहुत पेनफुल, कहाँ पे? चेस्ट और बैक में। चेस्ट और बैक मसल्स में स्पैजम्स होंगे। एब्डोमिनल रिजिडिटी, जो एब्डोमेन है यानी कि जो पेट का हिस्सा है वो भी आपका अकड़न, उसमें भी शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट इज आर्चिंग ऑफ द बैक, दैट इज नोन एज ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस एक टर्म है जिसमें हमारा बैक एक आर्च बना लेता है। ओपिस्थोटोनस जो है इट इज़ अ सीवियर एबनॉर्मल बॉडी पोस्चर कैरेक्टराइज्ड बाय अ ड्रामेटिक आर्चिंग ऑफ द बैक। इसमें हमारा जो बैक है वो एक आर्च बना लेता है विद द हेड थ्रोन बैकवर्ड्स एंड द हील्स पुल्ड बैकवर्ड्स। इसमें हमारा हेड और जो हमारे हील्स हैं, पैर जो हैं हमारे, उसमें जो हील्स हैं फुट में, वो पीछे की तरफ हो जाते हैं, और जो हमारा छाती और पेट का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो एक आर्च बन जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय सीवियर मसल स्पैजम्स इन द नेक, बैक एंड लिम्स। अगर हमारे नेक यानी कि गर्दन में, बैक में और हमारे लिम्स में अगर बहुत ज़्यादा या बहुत तेज़ मसल स्पैजम हो तो ओपिस्थोटोनस कंडीशन जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, फीवर हो सकता है, पसीना आ सकता है बहुत ज़्यादा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टिटनस, टिटनस के टाइप्स। नंबर 1, जनरलाइज्ड टिटनस विच इज़ मोस्ट कॉमन, अफेक्ट्स होल बॉडी, ये पूरी बॉडी को ही अफेक्ट कर देता है। सेकेंड इज लोकलाइज्ड टिटनस, स्पैजम नियर वूंड एरिया, मतलब कि लोकलाइज्ड, एक पर्टिकुलर एरिया में ही, यानी कि जहाँ पे वूंड होगा, चोट होगी, वहीं पे स्पैजम होगा। सेफेलिक टिटनस, सेफेलिक वर्ड जो है हमारा वो हेड रीजन से रिलेटेड है। फेशियल मसल्स अफेक्टेड आफ्टर हेड इंजरीज, अगर सर में चोट लग जाए
तो जो हमारे फेशियल मसल्स हैं वो अकड़ जाएंगे। नेक्स्ट इज नियोनेटल टिटेनस। जो नियोनेटल टिटेनस है वो न्यूबॉर्न्स में होगा ड्यू टू अनक्लीन कॉर्ड कटिंग। जब नए बच्चे का जन्म होता है तो उनका जो नाल काटी जाती है, जो कॉर्ड काटा जाता है, अगर जिस काटने वाले से जो काटने वाला हम औजार यूज़ करते हैं अगर वो क्लीन नहीं है, स्टरलाइज्ड नहीं है, तो नियोनेटल टिटनेस होने का खतरा, न्यूबॉर्न में टिटनेस होने का खतरा हो जाता है। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ टिटेनस। देयर इज नो स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट फॉर टिटेनस। डायग्नोसिस इज क्लिनिकल बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड हिस्ट्री। कोई स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, बल्कि जो इसका डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल है और सिम्टम्स और हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे डायग्नोस्टिक क्लूज़। सबसे पहला हमें क्या क्लू मिल सकता है? रीसेंट वुंड और इंजरी को हम देखें, उससे पता लगाएं रीसेंट अगर कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है तो। हिस्ट्री ऑफ नो वैक्सीनेशन और मिस्ड बूस्टर। अगर हमने वैक्सीनेशन ही नहीं लिया है या बूस्टर को मिस कर दिया है तो उसको कंसीडर किया जाए। मसल स्टिफनेस एंड लॉक जॉ। अगर मसल्स स्टिफ हो गई हैं या लॉक जॉ हुआ है तो इसको कंसिडर किया जाएगा। ये भी एक क्लू हो गया हमारा कि हाँ टिटनेस हुआ है, जो पर पेशेंट है वो टिटनेस से ग्रसित हो चुका है। समटाइम्स कल्चर फ्रॉम वूंड, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, रेयरली पॉजिटिव। जो वूंड है उससे कल्चर को उससे कल्चर यानी कि क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई का कल्चर बनाया जाएगा, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि वो क्या उस वुंड में क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई प्रेजेंट है या नहीं, बट ये रेयरली ही पॉजिटिव आता है, मोस्टली नेगेटिव ही होता है ये टेस्ट। डॉक्टर्स मेनली रिलाई ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सिम्टम पैटर्न फॉर कंफर्मेशन। डॉक्टर्स जो है वो मेनली किस पे डिपेंड होते हैं, किस पे रिलाई करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन पे और सिम्टम्स पे कंफर्मेशन देने के लिए। बात करें टिटनेस की प्रिवेंशन की, इसकी रोकथाम की, तो वैक्सीनेशन एक सबसे अच्छा और सबसे पहला उपाय हम देखते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही टिटनेस को रोका जा सकता है। जो इसमें हम देखेंगे वैक्सीन किसके लिए यूज़ की जा रही है, उसका शेड्यूल क्या है। सबसे पहला है हमारा TDAP, जो कि चिल्ड्रन में यूज़ होता है और प्राइमरी सीरीज़ में, मतलब शुरुआती कुछ सालों तक, 6 से 7 सालों तक। TDAP protects against 3 serious diseases: diphtheria, tetanus, and pertussis. Pertussis is also known as whooping cough. तो 3 डिजीज़ हैं इसमें इंक्लूड, डिप्थीरिया, टेटनस और whooping cough यानी कि pertussis. नेक्स्ट इज TDAP और TD, ये अडल्ट में दिया जाता है, एंड बूस्टर एवरी 10 ईयर्स। TDAP या TD क्या है? TDAP इज टेटनस, डिप्थीरिया एंड परचोसिस, एंड TD जो है आपका सिर्फ टेटनस और डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट इज TT वैक्सीन, टेटनस टॉक्सॉइड। ये वुंड केसेस में दिया जाएगा या प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है अगर इसकी ज़रूरत आवश्यकता है, तो चोट लगा है तब टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन दिया जाएगा। अब हम देखते हैं अदर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। वैक्सीनेशन हमने देखा, अब उसके अलावा हम और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं टिटनेस को। नंबर 1, प्रॉपर वुंड क्लीनिंग। जो चोट लगी है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करें। स्टेराइल डिलीवरी प्रैक्टिसेस, जो डिलीवरी प्रैक्टिसेस हैं उसमें जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो सारे कैसे होने चाहिए? आपके स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम जर्म्स होने चाहिए। हाइजीनिक कॉर्ड केयर फॉर न्यूबॉर्न्स, जो न्यूबॉर्न्स हैं उसका जब कॉर्ड कटिंग किया जाए और उसके बाद भी उसकी हाइजीन जो कंडीशन हो हाइजीनिक होनी चाहिए। पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन इफ़ इंजर्ड, अगर इंजरी हो गई है तो उसके बाद भी वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। आगे बात करें ट्रीटमेंट की, कैसे ट्रीट किया जा सकता है टिटनेस को। तो नंबर 1, टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन TIG। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो आपका एंटीबॉडी है। सो टिटनेस
इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाए विच न्यूट्रलाइजेस टॉक्सिन। टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी जो है आपका ये वो टॉक्सिन को जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई ने इंजेक्ट किया है उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देगा, नष्ट कर देगा। सेकेंड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? थ्रू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दी जाए विच किल क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स के? पेनिसिलिन, मेट्रोनीडेजोल। मेट्रोनीडेजोल दिया जाए या फिर पेनिसिलिन दिया जाए। नेक्स्ट, सेडेटिव्स एंड मसल रिलैक्सेंट्स। सेडेटिव्स दिया जाए या मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाएं जो कि स्पैज़म को कंट्रोल करें। फोर्थ इज वूंड डेब्रिडमेंट। वूंड डेब्रिडमेंट क्या है? इसमें डेड टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है सो दैट हीलिंग जल्दी और अच्छे से हो सके। नेक्स्ट इज वेंटिलेटरी सपोर्ट। वेंटिलेटरी सपोर्ट दिया जाएगा किस लिए? फॉर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। सांस लेने में जब डिफ़िकल्टी हो रही है तो इस केस में वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया जाएगा। अब हम एक क्विक समरी देखते हैं टिटनस के बारे में, कुछ पॉइंट्स और उसके क्विक नोट्स। सबसे पहला, डिजीज़ टाइप कैसा है ये? तो ये आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। कॉजेटिव एजेंट कौन है टिटेनस का? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। मेजर टॉक्सिन क्या रिलीज़ करता है ये? टेटनोस्पैज्मिन। मेन सिम्टम्स हमें टिटनस में क्या देखने को मिलते हैं? लॉक जॉ, यानी कि जो हमारा जबड़ा है वो लॉक हो गया, एंड मसल स्पैजम्स, मसल्स में अकड़न देखने को मिलती है। प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन एंड वुंड केयर। वैक्सीन्स के थ्रू या फिर चोट लगी है तो उसको हम प्रॉपर उसकी केयर करें। बूस्टर एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल पे बूस्टर देना चाहिए। डायग्नोसिस क्लिनिकल है, कोई पर्टिकुलर लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है। फैटल इफ़ अनट्रीटेड, क्या ये जानलेवा हो सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए? बिल्कुल हाँ, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये आपकी जान भी ले सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टिटनस, द लॉकजॉ डिजीज। रिमेंबर, prevention is always better than cure. Keep your wounds clean and never skip your tetanus booster. Students, if you found this video useful, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe to Science Quest with NKT for more such interesting science topics. Stay curious, stay safe, and I'll see you in the next video. Thank you so much.